प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट करने का दो तरीका हो सकता है। एक तरीका है ना, स्टॉक्स में आप कुछ सेकंड्स का या कुछ मिनट्स का या कुछ दिनों का इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे इतने शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो तो 100% लक है। अगर आपका लक अच्छा है तो उसी में आपको कुछ रिटर्न मिल जाएगा, लक अच्छा नहीं है तो आपको लॉस होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह के स्टॉक्स में, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिससे आप लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट कर सकें ना, बहुत अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर सकें, तो उसके लिए आपको स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस करना होगा। और फंडामेंटल एनालिसिस आपको अच्छी तरह से सीखना होगा। पैसा फ्री में नहीं बनता है ना, आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है तो आपको फंडामेंटल सीखना होगा। फंडामेंटल जब भी आप सीखने जाएंगे तो वहाँ पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में जानना होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। ये सब कहाँ मिलेगा? ऑफ कोर्स जिस भी कंपनी का आप डिटेल जानना चाहते हैं उसके वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आसानी से आपको उनके एनुअल स्टेटमेंट में ये सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत लोगों को डर लगेगा सुनकर ना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। तो देखिए यहाँ सबसे पहले आप ये ध्यान में रखें कि आपको ये चीज़ें बनानी नहीं है, ये आपको बना बनाया मिलेगा कंपनी के वेबसाइट पे, ठीक है। आपको सिर्फ उसे देखना है और समझना है। बनाना और देख कर समझना दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर देख कर समझना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर थोड़ा एफर्ट लगाया जाए तो हम भी इसे अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बैलेंस शीट के बारे में जानेंगे, और उसके बाद थर्ड वीडियो में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कोई भी कंपनी स्टार्ट करता क्यों है। मतलब ना आप या मैं या फिर कोई भी अगर कंपनी स्टार्ट करना चाहता है क्यों करेगा, मतलब क्यों, रीज़न क्या है उसका, ठीक है। तो देखिए कंपनी स्टार्ट करने का सिर्फ एक रीज़न होता है और वो होता है प्रॉफिट जनरेट करना। कोई भी कंपनी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट जनरेट नहीं करना है तब तो आप एनजीओ खोल देंगे ना, वहाँ पे आपको प्रॉफिट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखें कि किसी भी कंपनी का डिटेल्स चेक करें तो वहाँ पे प्रॉफिट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। लेकिन प्रॉफिट का इंपॉर्टेंस होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो दूसरे चीज़ है उसका इंपॉर्टेंस नहीं, लाइक सेल्स। क्योंकि जब प्रॉफिट आप जनरेट करते हैं तो वो सेल्स से ही जनरेट होता है। सेल्स ही नहीं होगा तो प्रॉफिट कैसे जनरेट होगा। लेकिन हाँ, अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोला जाए तो वो आपका प्रॉफिट है, ठीक है। तो ना ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, नाम से ही आपको पता चल रहा है ना कि एक ऐसा स्टेटमेंट है जहाँ आपको प्रॉफिट और लॉस, कंपनी के प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चलेगा, ठीक है। सिंपल, तो प्रॉफिट एंड लॉस इसी तरह से बहुत सिंपल है। देखिए जब भी आप कोई सामान बेचते हैं तो उससे क्या बोलेंगे? सेल्स कर रहे हैं, सेल्स, ठीक है। तो वहाँ पे जब आप सामान बेचने जाएंगे तो सामान बेचने से पहले अगर एक तो होगा प्रोडक्ट का कंपनी, एक सर्विसेज का कंपनी। मान लीजिए प्रोडक्ट का कंपनी है तो पहले तो आपको सामान बनाना पड़ेगा ना। सामान बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, लेबर कुछ काम करेंगे ना, कुछ एम्प्लॉयज़ आप रखेंगे, सामान बनाएंगे, सामान को बेचेंगे। तो वहाँ हो सकता है मार्केटिंग का कुछ खर्चा है, सेल्स का खर्चा है, आपने अगर रेंट पे लिया हुआ जहाँ बना रहे हैं तो उसका खर्चा आएगा, अगर फैक्ट्री बना रहे हैं तो उसका खर्चा आएगा, मशीनरी खरीदना पड़ेगा, बहुत सारे खर्चे हैं, ठीक है। तो जब ये सब करके आप फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे, उसे बेचेंगे, तो यहाँ पे सेल्स से जब आप ये जो खर्च है जिसे हम एक्सपेंसेस बोलते हैं उसे घटाएंगे, तब आपको प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा। अगर कंपनी ना जो सेल्स है वो एक्सपेंस से ज़्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है, और अगर एक्सपेंस ही ज़्यादा कर दे रहे हैं, सेल्स कम कर रहे हैं, तो वहाँ पे कंपनी को लॉस होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सिर्फ यही है, बहुत सिंपल है, ठीक है। कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कंपनी सेल्स करेगा, सेल्स करने के लिए एक्सपेंसेस लगेंगे, तो बस आपको देखना है सेल्स कितना है, एक्सपेंस कितना है, और घटा देंगे तो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, दैट्स इट। अब थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं इसको कि क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली आपको पता चलेगा, ठीक है। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इसको हम इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो देखिए ये एक सिंपल फॉर्मेट है जिससे आपको समझने में आसानी होगा।
सबसे ऊपर क्या है? सेल्स। सेल्स को आप कहीं कहीं देखेंगे कि उसे रेवेन्यू भी बोला जाता है, ठीक है, तो उसे कंफ्यूज नहीं करना है, वो सेल्स ही है, ठीक है। सेल्स भी देखिए दो तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है कोर सेल्स और दूसरा होता है अदर इनकम, कहीं कहीं देखेंगे इनकम, अदर इनकम, ठीक है। तो एक तो जो सेल्स हुआ जिसे हम कोर इनकम बोलते हैं, उसका मतलब ये हुआ कि भाई कंपनी जिस चीज़ की है, जो सामान बनाती है, उसी सामान को अगर बेच रही है, उससे जो इनकम कमा रही है, उसे ही हम ना कोर इनकम बोलेंगे, सेल्स बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे साबुन बनाने की कंपनी है, ठीक है, तो साबुन बेच रही है, तो सेल्स करे साबुन का, तो साबुन बेचने में उसे जो भी पैसा मिल रहा है उसे हम सेल्स बोलेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा मान लीजिए उसी कंपनी के पास कोई लैंड पड़ा हुआ है, ठीक है, अब उसने लैंड बेच दिया, तो लैंड से भी आपको पैसा मिला, ठीक है, लेकिन वो कोर बिजनेस तो नहीं है, कोर बिजनेस तो साबुन बनाना है, तो वो जो लैंड बेचकर पैसा आएगा वो अदर इनकम में जाएगा, क्योंकि कोर बिजनेस नहीं है। कोर बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये जो लैंड आपके पास एक्स्ट्रा है वो एवरी ईयर तो आप नहीं बेचते जाओगे ना, एक बार कोई था आपने बेच कर ख़त्म कर दिया, लेकिन जो कोर बिजनेस है साबुन बेचने का, ये तो आपका मेन बिजनेस है, तो सालों साल आप करोगे और उसी से आपका सेल्स होगा और प्रॉफिट जनरेट होगा। तो हमेशा ध्यान में रखें, जो सेल्स है और अदर इनकम है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, तो जो भी इंपॉर्टेंस देना है उसे हम सेल्स को ही देना, अदर इनकम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है, ठीक है, वो वन टाइम है, ठीक है। किसी भी कंपनी का अगर अदर इनकम के कारण प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ पे आपको सावधान रहना है, ठीक है। हाँ, अगर सेल्स बहुत ज़्यादा, अदर इनकम बहुत कम है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखें। उसके बाद देखिए उसके नीचे है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम कॉस्ट ऑफ गुड भी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ कि जैसे साबुन बनाना है, तो साबुन जिसे बनाने में रॉ मटेरियल आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, उसी तरह से लेबर चाहिए होगा ना उस साबुन को बनाने के लिए, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। तो जब आप सेल से डायरेक्ट एक्सपेंसेस घटाओगे, दैट इज रॉ मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, तो वहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट एक बार आ गया तो देखिए कंपनी चलाने के लिए और भी बहुत चीज़ें होती हैं ना, जैसे आपका खर्च क्या आएगा, मतलब आपने ना अगर मान लीजिए रेंट पे कुछ लिया हुआ है, जब कंपनी या रेंट पे आप चला रहे हैं ना, तो रेंट देना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, वाटर का खर्चा है, उसके बाद बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आपने रखे, सारे तो लेबर नहीं होंगे ना, बहुत सारे दूसरे एम्प्लॉय भी होंगे, सीईओ हो सकता है, एमडी हो सकता है, सीएफओ हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है, और भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रहते हैं, ठीक है, तो उनका भी खर्च आएगा, ठीक है। और इसी तरह के और बहुत सारे खर्च आएंगे, लाइक सैलरी सबको आपको देना होगा, सेल्स मार्केटिंग का खर्च हो सकता है, अगर रिसर्च रिलेटेड कंपनी है तो रिसर्च का खर्च हो सकता है, ये सभी कुछ आपको खर्च आएगा, ठीक है। तो इन सबको जब आप मिलाएंगे तो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट इज़ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा, ठीक है। तो जब आप ग्रॉस प्रॉफिट से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट इज़ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी घटा लेंगे तो आपका ईबिट मिलेगा, ठीक है। ईबिट का मतलब हुआ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। तो इसे ही हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, तो यही आपका कोर प्रॉफिट है कि बिजनेस से आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। इसमें अदर इनकम आप इंक्लूड नहीं करेंगे, अदर इनकम बाद में आप ऐड करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ उससे आप इंटरेस्ट घटाएंगे, मतलब कभी कभी होता है ना, कंपनी चलाने के लिए हम बैंक से लोन लेते हैं या फिर किसी और तरीके से लोन रेज करते हैं, ठीक है, पैसे की ज़रूरत होती है, तो अब जब आप लोन ले रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट चुकाना है ना, तो वही इंटरेस्ट है यहाँ पे। तो जब आप इस ईबिट से इंटरेस्ट घटाएंगे तो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है इस स्टेज पे, तो ऑफ कोर्स आपको गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे टैक्स को घटाएंगे तो यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। नेट प्रॉफिट को हम नेट इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया ना, बहुत सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेल्स या रेवेन्यू को हम टॉप लाइन भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो सेल्स और रेवेन्यू टॉप पे है, इसीलिए उसे हम टॉप लाइन भी बोलते हैं। और ये जो नेट प्रॉफिट या नेट इनकम है वो बिल्कुल नीचे है, इसलिए हम इसे बॉटम लाइन भी बोलते हैं। तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए यहीं पे आप सुनते होंगे ना, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, हाँ, तो यही है, इसी से आप सिंपली निकाल सकते हैं। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट है ना, ग्रॉस प्रॉफिट में जब आप सेल से डिवाइड करेंगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा। उसके बाद जब ईबिट, जिसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, उसमें जब आप सेल से डिवाइड करेंगे तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा। और ये जो नेट प्रॉफिट है, इसमें जब आप सेल से डिवाइड करेंगे तो आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा। सिंपल, समझ में आ गया होगा। नाउ मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ ना, एक कंपनी का मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको शो करता हूँ और उसमें देखते हैं कि जो भी हमने अभी तक समझा है
क्या उसके अकॉर्डिंगली वो बना हुआ है, क्या वो हमें समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे आप कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या होगा। तो देखिए स्टेटमेंट आपको कंसोलिडेटेड भी मिलेगा और स्टैंड लोन भी मिलेगा। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज एक कंपनी है ना, तो वहाँ पे मेन तो ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनी है, रिफाइनरी बिजनेस है। लेकिन इसके अलावा और भी उनका बिजनेस है, लाइक रिटेल, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, रिटेल का बिजनेस भी है, टेलीकम्युनिकेशन का भी बिजनेस है। तो जब आप स्टैंड लोन स्टेटमेंट दिखेंगे ना, तो सिर्फ आपको रिलायंस का जो ऑयल एंड गैस बिजनेस है वही दिखेगा। ठीक है, लेकिन जब आप कंसोलिडेटेड देखेंगे तो उसके अलावा और जो भी बिजनेसेस है, लाइक रिटेल है, टेलीकम्युनिकेशन है, वो पूरा बिजनेस आपको मिलेगा, पूरा डिटेल्स मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे सभी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को ऐड करके आपको मिलेगा टोटल पिक्चर। तो इसीलिए किसी भी कंपनी का जब आप डिटेल्स चेक करें ना, तो कंसोलिडेटेड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, आप यही चेक करें, क्योंकि इससे पूरा बिजनेस का डिटेल्स आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ईयर इंडेड 31 मार्च 2024, मतलब कि ये पूरे साल का, एक साल का स्टेटमेंट है। दैट एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024। तो जो भी डिटेल्स आप देख रहे हैं पूरे एक फाइनेंशियल ईयर का डिटेल्स है। यहाँ पे देखिए सारा जो भी डिटेल्स अमाउंट्स है करोड़ में मेंशन किया गया है ना। जो भी अभी तक हमने सीखा वो देखते हैं कि यहाँ पे वही डिटेल्स है, कुछ अलग है। तो देखिए इनकम मतलब सेल्स, देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यही मैं बोल रहा हूँ कोर बिजनेस, कि भाई तुम्हारा कोर बिजनेस क्या है, कंपनी करती क्या है। ठीक है, तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। तो यहाँ पे देखिए 31 मार्च 2024 का डेटा आपको मिलेगा 61,896 करोड़ का है, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ये फिगर 60,580 करोड़ का था, तो पहले के मुकाबले बढ़ा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक नोट है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या क्या आएगा, अगर उसको आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो नोट 27 आप चेक करें, एनुअल स्टेटमेंट में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, वहां से आपको पता चलेगा। उसके बाद अदर इनकम, अगेन इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है। मान लीजिए कंपनी ने कहीं एफडी किया, उसका इंटरेस्ट मिला, तो अदर इनकम में आ जाएगा। कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया किसी कंपनी में, उससे डिविडेंड मिला, अदर इनकम में आ जाएगा। कंपनी ने कोई एसेट बेचा ना, लैंड बेच दिया, बिल्डिंग बेच दिया, मशीनरी बेच दिया, उसका जो पैसा आया अदर इनकम में आएगा। ये सब वन टाइम है, इसीलिए इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। देखिए थोड़ा मोड़ा यहाँ थोड़ा मोड़ा है, अगेन इसके बारे में जानना चाहते हैं कि अदर इनकम में कौन कौन से आइटम हैं, तो नोट में जाए, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को ही देना है। तो ये भाई कंपनी ने इतना कमाया। ठीक है, अब खर्च क्या हुआ है, देखिए एक्सपेंसेस, ये पूरा डिटेल है एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट को अलग से नहीं रखा गया, पूरा का पूरा जो एक्सपेंसेस है एक साथ दे दिया गया है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, सही बात है, रॉ मटेरियल आपको चाहिए अगर कुछ आप बना रहे हैं। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, मतलब कि कोई फिनिश्ड गुड्स अगर कंपनी ने खरीदा है जो कि ऑपरेशंस में जरूरत है जिसकी, उसका डिटेल्स अगेन आप देख सकते हैं पिछले साल के मुकाबले ये बढ़ा है या घटा है, सभी जगह आप देखें। ठीक है, यही कंपैरिजन से आपको पता चलेगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, पहले के मुकाबले किस तरह का कंपनी परफॉर्म करा। अगेन नोट से आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। चेंज इन इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स पहले के मुकाबले बढ़ा है घटा है, वर्क इन प्रोग्रेस पहले के मुकाबले घटा है या बढ़ा है, स्टॉक इन ट्रेड पहले के मुकाबले घटा है या बढ़ा है। ठीक है, तो जब भी आप ना रॉ मटेरियल की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो कंपनी ने रॉ मटेरियल लिया। ठीक है, उसके बाद उसका प्रोसेसिंग स्टार्ट हुआ, तो उसी को बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद जब आपने फाइनल गुड बना लिया, उससे जो भी बना, जैसे साबुन बना दिया, तो क्या फिनिश गुड्स, उसके बाद आप उसको बेचने जाते हैं। ठीक है, तो वो डिटेल मिल गया। एम्प्लॉय बेनिफिट, मतलब आप किसी तरह का सैलरी तो पे कर रहे हैं, सैलरी का डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, वेजेस का डिटेल यहाँ पे मेंशन होगा, और साथ ही ना और भी बेनिफिट्स हैं, लाइक प्रोविडेंट फंड के लिए पैसा कट रहा है कंपनी का, तो उसका डिटेल्स। इसी तरह से एम्प्लॉय बेनिफिट में जो भी खर्चे हैं यहाँ पे लिखेंगे। फाइनेंस कॉस्ट, अगर कंपनी ने किस तरह का लोन लिया है तो वहाँ पे ऑफ कोर्स आपको इंटरेस्ट तो पे करना होगा, तो ये फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट आता है। ये भी देखिए पहले के मुकाबले बढ़ रहा है घट रहा है, पता चलेगा कि कंपनी ने लोन ज़्यादा लिया है कम लिया है, या फिर अमाउंट कितना है। छोटा मोटा अमाउंट है तो फर्क नहीं पड़ेगा, अगर बहुत बड़ा अमाउंट है आपको देखना पड़ेगा कि भाई इंटरेस्ट कॉस्ट में तो बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है कंपनी का। उसके बाद आ गया डिप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन, इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए दो तरीके के एसेट्स होते हैं ना, एक टेंजिबल होते हैं, एक नॉन टेंजिबल होते हैं। टेंजिबल एसेट का मतलब क्या हुआ, जैसे ना प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब हो गया टेंजिबल, या फिर जैसे लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब टेंजिबल एसेट्स है जो आपको दिख रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे जब भी आप जैसे बिल्डिंग खरीद रहे हैं, मशीनरी खरीद रहे हैं ना, तो वहाँ पे एक साथ आप खर्च करें तो वो एक साल में तो आप यूज़ नहीं करेंगे, कई सालों तक वो आप यूज़ करेंगे। बिल्डिंग कई सालों तक, मशीनरी कई सालों तक, या कंप्यूटर खरीद रहे हैं कई सालों तक यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप इतना बड़ा मतलब पैसा खर्च करके किसी भी सामान को खरीदते हैं, तो एक्सपेंस में एक साल में ही पूरा एक्सपेंस शो नहीं किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए मैंने बिल्डिंग बनाया ना, फिर बिल्डिंग मान लीजिए कि 20 ईयर्स मान के चलते हैं कि 20 ईयर्स तक मैं इस बिल्डिंग को यूज करूंगा ना, फैक्ट्री सेटअप। तो 20 ईयर्स तक मैं उस पैसे को धीरे धीरे एक्सपेंस में शो करूंगा। हाँ। मान लीजिए एक मशीनरी मैंने खरीदा, ठीक है, 1 लाख का मशीनरी खरीदा, और मानता हूं कि 10 साल तक इस मशीनरी को यूज करूंगा, उसके बाद बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो 1 लाख का मशीनरी 10 साल यूज करूंगा, मतलब एवरी ईयर में 10,000 एक्सपेंस में शो करूंगा, ताकि 10 साल में पूरा का पूरा 1 लाख कवर अप हो जाए। क्योंकि एक बार में अगर आप पूरा एक्सपेंस शो कर देंगे ना, तो आपका प्रॉफिट बिल्कुल उड़ जाएगा। मान लीजिए आपने बिल्डिंग बनाया ना करोड़ों रुपया का, तो पता चला सेल से ज्यादा तो वही हो गया। तो इसीलिए क्योंकि उसका लाइफ काफी समय, तो जितना लाइफ है धीरे धीरे उसको हम उसका अमाउंट एक्सपेंस से घटाते हैं, इसी को हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं। तो जब हम टेंजिबल एसेट का हम करते हैं ना, तो उसे हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं। और जब इनटेंजिबल एसेट को इसी तरह से हम धीरे धीरे कम करते हैं उसका वैल्यू, तो उसे हम एमोटाइजेशन बोलते हैं। तो इनटेंजिबल एसेट में क्या क्या होगा, जैसे ब्रांड वैल्यू हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सब इनटेंजिबल एसेट होगा, ठीक है। तो आप धीरे धीरे इन चीजों का वैल्यू कम करेंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अदर एक्सपेंसेस। अगेन अदर एक्सपेंसेस में क्या होता है, कैसे समझना है, तो आप सिर्फ नोट 35 चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि अदर एक्सपेंसेस में कौन कौन से आइटम। क्लियर हो गया, पूरा इनकम आपको पता चल गया, पूरा एक्सपेंस पता चल गया। देखिए यहाँ पे टोटल एक्सपेंस का फिगर है, ठीक है। पहले के मुकाबले घट रहा है, बढ़ रहा है, पता चल रहा है आपको। उसके बाद आपको जब आपने टोटल इनकम से टोटल एक्सपेंस घटा दिया, तो आपको ये फिगर मिला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो और आइटम्स हैं जो कि कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं, बहुत छोटा छोटा अमाउंट है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ आपको समझ के लिए। शेयर ऑफ लॉस ऑफ इक्विटी अकाउंटेड इन्वेस्टेड नेट टैक्स, ये क्या होता है? इसका मतलब हुआ कि कंपनी का अगर कोई सब्सिडरी है या फिर ज्वाइंट वेंचर है, तो वहां पे कंपनी का कुछ स्टेक है, मान लीजिए 20% स्टेक है किसी दूसरे कंपनी में, इस कंपनी का, और उस कंपनी को कुछ लॉस हो जाता है, मान लीजिए 1 लाख का कंपनी को लॉस हो जाता है, और उस स्टेक है 20% का, ठीक है। तो वहाँ पे इसको भी तो अपने बुक्स में शो करना पड़ेगा ना। तो 1 लाख में इसका 20% स्टेक है, तो ये 20,000 का नेट लॉस शो करेगा अपने बुक्स में। अब प्रॉफिट होता है तो ऑफकोर्स जितना इसका स्टेक है उसके अनुसार प्रॉफिट भी शो करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि दूसरे कंपनी में तुम्हारा कितना स्टेक है, वहां प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसका यहाँ पे तो यहाँ देखिए अंडर ब्रैकेट है, मतलब थोड़ा सा लॉस हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। एक्सेप्शनल आइटम्स का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे देखिए ना, कंपनी में और भी बहुत सारी चीजें होती है ना, लाइक अगेन सब्सिडरी है, उसको अगर आप आपने बेचा, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए कंपनी पे कोई लॉ सूट है ना, किस तरह का केस है, उसका सेटलमेंट होता है, तो उससे उसका रिजल्ट क्या होता है। फिर एसेट्स का राइट डाउन करते हैं, तो उससे आपको क्या मतलब फायदा होता है, घाटा होता है, क्या होता है। तो ये सभी कुछ आपका एक्सेप्शनल आइटम में हो जाए। तो देखिए कोर बिजनेस से इन चीजों का लेना देना तो है नहीं, इसीलिए इसको एक्सेप्शनल आइटम रखते हैं कि भाई ये अलग चीज है। तो इन चीजों का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन हाँ हमें जानना चाहिए, इसीलिए अमाउंट पे ऐसा कोई खास यहाँ आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये सब जब आप घटा लेंगे सब फाइनली, ठीक है, तो आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो आपको सरकार को टैक्स देना है, तो यहाँ पे देखिए टैक्स एक्सपेंसेस है, करेंट टैक्स मतलब फिलहाल कितना टैक्स दे रहे हैं आप, और उसके बाद डिफर्ड टैक्स चार्ज। डिफर्ड टैक्स का मतलब हुआ ना कि भाई फिलहाल टैक्स मुझे पता है कि थोड़ा बहुत बाद में टैक्स में चेंजेस हो सकता है, तो मैंने प्रोविजन करके रख दिया कि फ्यूचर में मैं उस टैक्स को पे करूंगा। तो वही देखिए फ्यूचर में ना पहले से आपने प्रोविजन किया हुआ है, तो वो टैक्स भी आप यहाँ पे फाइनली पे कर रहे हैं, डिफर्ड टैक्स चार्ज। तो ये दोनों निगेटिव है, मतलब कि आप पे कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये भी एक्सपेंस की तरह ही जाएगा, इसलिए टैक्स एक्सपेंस बोलते हैं। तो जब ये सब घटा लेंगे आप सभी कुछ, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो यही है प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो ये देखिए पिछले साल के मुकाबले प्रॉफिट थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सब डिटेल आपको चेक, इससे आपको पता चलेगा ना कि भाई रेवेन्यू कैसा है, सेल्स कैसा चल रहा है, पहले के मुकाबले कितना है। अदर इन ऐसा तो नहीं कि पूरा अदर इनकम सेल से भी ज्यादा हो गया, उसके कारण प्रॉफिट आ रहा है, ये सब देखना होगा। फिर देखना है कि एक्सपेंसेस पहले से घट रहा है, बढ़ रहा है, कहाँ पे बढ़ रहा है, कहाँ पे घट रहा है, ये सब ध्यान रखना है।
ठीक है। तो ये सब ना पिछले कई सालों का आप चेक करेंगे, लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स, और देखेंगे ट्रेजेक्ट्री क्या है ना। मतलब अगर लगातार सेल्स बढ़ रहा है, 1-2 साल एक्सेप्शनल हो सकता है, थोड़ा अप डाउन वो चलता है, लेकिन हाँ, अगर ट्रेजेक्ट्री मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अपवर्ड्स दिख रहा है, लगातार सेल्स बढ़ रहा है ना, 15%, 20%, 30% कंपनी का, तो उसे बहुत अच्छा कंपनी माना जाएगा। उसी तरह से प्रॉफिट अगर बढ़ रहा है कंपनी का लगातार ना, 15%, 20%, 30% लगातार 1-2 साल अप डाउन चलता है, उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ, ट्रेजेक्ट्री अपवर्ड्स होना चाहिए। तो अगर लगातार एक ट्रेजेक्ट्री अपवर्ड्स है किसी कंपनी का, खासकर प्रॉफिट, तो वहां पे आप मानेंगे कि कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के आधार पे आप ये डिसाइड नहीं कर लेंगे कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं। आपको बैलेंस शीट भी चेक करना होगा, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी चेक करना होगा, और साथ ही दूसरे डिटेल्स भी चेक करने होंगे, जो कि आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे वीडियो को खत्म करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज आप ध्यान में रखें। देखिए, ये जो रेवेन्यू हो रहा है आपको ना, तो यहाँ पे जब भी कंपनी सेल्स करता है, तो कहीं कहीं क्या होगा कि आपने सेल्स किया, पैसा तुरंत मिल गया, और कहीं कहीं सेल्स क्रेडिट पे होता है कि भाई सामान तुम अभी ले लो, पैसा मेरे को 2 महीने के बाद दो, 3 महीने के बाद दो, उसको बोलते हैं क्रेडिट सेल्स। ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्दो आपने सेल्स दिखाया, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको पूरा पैसा मिल गया है, हो सकता है पैसा आपको 2 महीने के बाद मिले, 3 महीने के बाद मिले। ठीक है। तो ये बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो प्रॉफिट भी आ रहा है ना, तो ये प्रॉफिट कैश नहीं है। अगर क्रेडिट सेल हुआ है, तो जब पैसा मिलेगा तब जाके कैश में कन्वर्ट होगा। ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना, और इसीलिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट भी चेक करते हैं, क्योंकि वहां पे हम सिर्फ कैश की बात करते हैं। हो सकता है ना, छोटा मोटा कंपनी है और वहां पे आपने क्रेडिट पे ज़्यादा सामान बेच दिया, पैसा वापस ही नहीं आ रहा है, तो वहां पे तो आपका सेल्स भी बाद में गायब हो जाएगा, आपका प्रॉफिट भी बाद में गायब हो जाएगा। ऑल्दो बड़ी कंपनीज के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन हाँ, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा। तो ये सारे डिटेल्स हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में जानेंगे। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में जरूर मेंशन करें। आने वाले वीडियोस में मैं ट्राई करूंगा उन क्वेरीज को आंसर करने का। इसके बाद बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट पे भी डिटेल वीडियोस अवेलेबल होंगे, उससे भी आप जरूर वॉच करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।